एलिवेटेड वाला क्या, ब्लड प्रेशर का? यस मैम। अच्छा, यहाँ पे देख लो आप, ये वही स्लाइड लगी हुई है। बेसिकली हम ये बात कर रहे हैं कि जो एलिवेटेड सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है उसको 120 से लेके 129 के दरमियान में होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये पहले जो पहली जो 2017 से पहले की जो हाइपरटेंशन की स्टेजेस की क्लासिफिकेशन थी, इसमें ये प्री हाइपरटेंसिव स्टेज कहलाती थी, इसको हाइपरटेंशन में शुमार नहीं किया जाता था, ठीक है। लेकिन अब जो कि मतलब बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, ब्लड प्रेशर वगैरह सब चीजें बहुत बढ़ गई हैं, तो अब इसको जो है इन्होंने जो रिक्लासिफाई किया 2017 की गाइडलाइन में, और अब इसको एलिवेटेड की उसमें ले गए पहले और अच्छा, इसकी वजह से क्या है कि आपका जो ब्लड प्रेशर से अफेक्टीज हैं उनकी तादाद बढ़ जाएगी। वजह उसकी क्या है कि आपके जो पहले जो प्री हाइपरटेंसिव थे उनको हाइपरटेंशन की कैटेगरी में या डिजीज कैटेगरी में नहीं रखा जाता था। अब क्या हुआ है कि चूंकि इसको भी आप एलिवेटेड में ले रहे हैं तो ठीक है, आप मेडिकेशन नहीं दे रहे, लेकिन चूंकि आपका ये हाई रिस्क फैक्टर है तो आप उसको अगेन मॉडिफाई, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही अच्छा खासा काम हो जाता है। डाइटिंग करनी है, एक्सरसाइज करनी है, आपने जंक नहीं खाना, ये वो बहुत सारी चीजें एडअप हो जाती हैं, तो यानी अब उनको भी बीमारों की कैटेगरी में डाल दिया गया। तो उसकी वजह से आपका जो पहले जो हाइपरटेंशन का जो डेमोग्राफी थी उसमें भी चेंजेस आ गए। ये बात समझ में आई आपको? यस मैम। यही बात थी और कुछ और, या कुछ और समझना था आपको? मैम यही बात थी। यही बात थी, ठीक है। स्टेज 1 स्टेज 2 समझ में आ गया? अच्छा, स्टेज 1 और स्टेज 2 जाहिर सी बात है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये नॉर्मल, एलिवेटेड, और यहाँ पे ये जो चीज हो गई ये क्या हो गई, हाइपरटेंसिव हो गई, ठीक है। तो ये हाइपरटेंसिव की स्टेजेस हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं आपके पास टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन, कि आपकी जो हाइपरटेंशन है वो कितने टाइप की है। वी हैव टू टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन। एक जो है वो पहली जो है वो प्राइमरी हाइपरटेंशन कहलाती है, और जो सेकंड है वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहलाती है। प्राइमरी, यहाँ पे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, पैथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्लीज एक बात दिमाग में रखिएगा कि जब हम क्लासिफाई कर रहे होते हैं ना, प्राइमरी एंड सेकेंडरी की जब बात कर रहे होते हैं, तो प्राइमरी का मतलब क्या होता है, वो चीज जो कि पहली मर्तबा में वही चीज हुई। यानी से फॉर एग्जांपल मैं ये कह रही हूँ कि जी प्राइमरी डायबिटीज है या सेकेंडरी डायबिटीज है, ठीक है। तो अगर प्राइमरी डायबिटीज है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले डायबिटीज ही हुआ था बंदे को, उसके बाद कुछ और बीमारी हुई है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कह रही हूँ कि डायबिटीज सेकेंडरी है तो इसका मतलब क्या था कि पेशेंट को कोई और प्रॉब्लम थी, उसको मतलब कोर्टिसोल बढ़ा हुआ था, या उसका ग्रोथ हार्मोन बढ़ा हुआ था, या कोई और कंडीशन थी, उसके नतीजे में उसको डायबिटीज भी हो गई। समझ आ गई? एग्जैक्टली इसी तरह से हाइपरटेंशन का भी यही है कि अगर तो प्राइमरी लेवल पे कोई और बीमारी हुए बगैर सबसे पहले अगर किसी भी बंदे को ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, सबसे पहली चीज वही आई है डायग्नोज होके, तो वो जो हाइपरटेंशन है वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी हाइपरटेंशन कहलाएगा। लेकिन उसके मुकाबले में जब आप ये कहते हैं कि जी बंदे को पहले एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, या उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो गया, उसको डायबिटीज हो गया, पहले ये तमाम चीजें, उसके नतीजे में उसको ब्लड प्रेशर बढ़ा और उसको हाइपरटेंशन डायग्नोस हुआ, तो ये जो हाइपरटेंशन है ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहलाएगा। ये बात समझ में आ गई सबको? प्लीज हैंड रेस करके बता दें मुझे ये बात समझ में आई कि नहीं आई। प्राइमरी और सेकेंडरी वाली बात क्लियर है? थैंक यू। अच्छा, तो प्राइमरी हाइपरटेंशन का मतलब क्या हुआ, इसको हम एसेंशियल हाइपरटेंशन भी कह रहे हैं, ठीक है। एसेंशियल हाइपरटेंशन का मतलब क्या है कि जी बंदे को पहले हाइपरटेंशन हुआ, उसके बाद कोई बीमारी हुई है उसको, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर यूजुअली जो मोस्टली जो अडल्ट होते हैं वो इसी कैटेगरी में आ रहे होते हैं। हाइपरटेंशन का स्पेसिफिक कोई रीजन अभी तक नहीं पता चल सका है। इट कैन बी अ जेनेटिक प्रॉब्लम, it can be dietary abnormality, it can be lifestyle modification, और it could be age, ठीक है। कोई भी रीजन हो सकता है जिसके नतीजे में उसको प्राइमरी हाइपरटेंशन हो सकती है। से फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसके अब्बा अम्मा ननियाल ददियाल पूरा हाइपरटेंसिव है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर है ये, और आपको होने के चांसेस जो हैं वो तकरीबन डबल से ज्यादा है।
अनटिल एंड अनलेस आप अपना बहुत ख्याल नहीं रख रहे, आप अपनी बहुत एक्सरसाइजेस वगैरह नहीं कर रहे, फिर भी एट द एंड कहीं ना कहीं जो है जाके हाइपरटेंशन हो जाती है। डाइट का क्या है, आप बहुत ज्यादा मुरगन गुजाएं खाते हैं, बाहर बहुत ज्यादा खाते हैं, बहुत सॉल्टी फूड खाते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, या बहुत बेसिकली जो है वो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, ये तमाम चीजें कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं। अगेन एड अप हो रहा है दोनों चीजें, डाइट प्लस लाइफस्टाइल दोनों चीजें एड अप हो रही हैं। कि अगर आप डाइट में इस तरह की चीजें ले रहे हैं तो दैट विल कंट्रीब्यूट इनटू योर हाइपरटेंशन, ठीक है जी। अब आपका लाइफस्टाइल ये है कि जी पहले आप अच्छे खासे ठीक ठाक थे, अपने आप को जो है वो थोड़ा सा मॉडर्न स्टाइल दिखाने के लिए आपने जो है ड्रिंकिंग शुरू कर दी, स्मोकिंग शुरू कर दी। बहुत दफा ये होता है बॉयज को, यूजुअली ये होता है कि दोस्त जो हैं वो गैरत दिला रहे होते हैं, भाई तुम तो ये भी नहीं करते, तुम तो वो भी नहीं करते, तुम तो मामाज बॉय हो, या इस तरह आजकल लड़कियों के साथ भी हो रहा है। इस तरह की अगर कोई चीज आ रही है तो लोग क्या करते हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा जो है वो ये दिखाने के लिए कि नहीं जी हम भी बहादुर हैं, हम भी ये सारी चीजें कर सकते हैं, वो इस तरह का लाइफस्टाइल अपनाना शुरू कर देते हैं। वो चीज जो है वो अगेन कंट्रीब्यूट कर रही होती है आपकी बीमारी के अंदर, ठीक है। तो डाइट प्लस लाइफस्टाइल, अच्छा लाइफस्टाइल में खाली ये चीज नहीं है कि आप स्मोकिंग कर रहे हैं या आप ड्रिंकिंग कर रहे हैं, उसके साथ ये भी है कि आप एक्सरसाइज कितनी कर रहे हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी। अगर आप बहुत ज्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, यानी आप बहुत ज्यादा देर बैठे रहते हैं, बहुत ज्यादा खाना ठीक ज्यादा खा रहे हैं, उसके नतीजे में वेट पुट ऑन कर रहे हैं, जब वेट पुट ऑन करेंगे तो ऑब्वियसली वो फिर जो है आपके आगे जाके वो चीजें जो है वो प्रेशर देना शुरू कर देती हैं और प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। एजिंग बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एज सून एज यू क्रॉस योर 40 यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, ठीक है, लोगों का। वजह उसकी शायद ये नहीं है खाली कि जी एज का एक प्रॉब्लम है और जो बूढ़े हो रहे हैं तो उसकी वजह से फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रही हैं, कुछ स्ट्रेस लेवल्स भी होते हैं जो कि बढ़ना शुरू हो जाते हैं एज यू एज। ऑब्वियसली आपके पास परेशानियां, तकलीफें या दूसरों के टेंशन बहुत ज्यादा आने शुरू हो जाते हैं जो कि एज से रिलेट कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली वो चीजें बढ़ती हैं, तो नेट रिजल्ट ये निकलता है कि बंदा जो है वो बीमार होना शुरू हो जाता है, उसको हाइपरटेंशन हो जाती है। अच्छा, ये सारी चीजें मैंने यहीं पे नीचे लिख भी दी हैं, तमाम चीजें डिस्कस हो गई हैं। आगे चलते हैं, वी गो टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइपरटेंशन, दैट इज द सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन में जैसे मैंने कहा, यूजुअली जो रीजन है वो ये है कि आपको किसी बीमारी के बाद हाइपरटेंशन हो रहा है, ठीक है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको किसी बीमारी के बाद हाइपरटेंशन होगा। यूजुअली डायबिटीज होता है, हार्मोन एबनॉर्मेलिटीज हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे रीजंस दिए हुए हैं। एड्रीनल ग्लैंड की प्रॉब्लम्स हैं, आर्टरीज की नैरोइंग हो गई है, उसके नतीजे में भी हो सकता है। किडनीज का कोई इशू है, हाइपरटेंशन हो सकता है। स्लीप एपनिया है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको रात को सोते हुए जो है वो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, दैट लीड्स टू हाइपरटेंशन। वजह क्या है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से हाइपरटेंशन क्यों होता है? उसकी वजह ये है कि जब जैसे अभी मैंने एक जो ब्लड प्रेशर रेगुलेशन के हवाले से बात भी की है कि एपनिया मींस ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन स्लीप कंडीशन, ठीक है। अब उसमें ये हो रहा है कि जैसे ही ब्लड में ऑक्सीजन की टेंशन गिरनी शुरू होती है तो आपके जो कीमो रिसेप्टर जो मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट हो जाता है। जब कीमो रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो आपके ब्रेन को एक्टिवेट करता है, और ब्रेन में जो कार्डियो स्टिमुलेटरी सेंटर है वो आपके हार्ट रेट को बढ़ा देता है, और उसके नतीजे में आपका जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ट रेट बढ़ता है ताकि ब्लड की पंपिंग ज्यादा हो। जब ब्लड की पंपिंग ज्यादा होती है तो ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। रीजन सिर्फ ये है कि चूंकि ऑक्सीजनेशन नहीं हो पा रही है ब्लड की, तो ऑर्गन्स को ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है। उस डेफिशिएंसी को ओवरकम करना जरूरी है, तो उसके लिए कॉम्पनसेटरी हाइपरटेंशन होता है, यानी कॉम्पनसेटरी तौर पे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये बात सबको समझ में आ गई है? स्लीप एपनिया वाली प्लीज हाथ रेज कीजिए, अगर नहीं समझ में आई तो मैं रिपीट कर सकती हूँ। मैम ये रिपीट कर रही है एपनिया। एपनिया रिपीट कर दूं? देखो एपनिया जो है बेसिकली क्या है कि आपको ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है, ब्रीदिंग इश्यूज आ रहे हैं, जिसके नतीजे में, यानी कोई रेस्पिरेटरी इशू है जिसके नतीजे में जब बंदा सीधा लेटता है ना तो उसकी रेस्पिरेशन ठीक से नहीं हो रही, और उसके नतीजे में ब्लड की ऑक्सीजनेशन नहीं हो पा रही। अब जब ये ब्लड की ऑक्सीजनेशन नहीं होती है तो क्या होता है कि ब्लड के अंदर एक जो प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, जिसको हम PO2 कहते हैं, ये गिर जाता है, ठीक है। अब जब ये गिरता है तो ये क्या होता है कि ये आपके जो कीमो रिसेप्टर्स की तरफ जाता है,
कीमोरिसेप्टर्स आर वेरी सेंसिटिव टू द ऑक्सीजन प्रेशर। ठीक है, जैसे ही ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर गिरता है तो कीमोरिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं और आपके ब्रेन को सिग्नल्स दे देते हैं। ठीक है जी, जब ब्रेन को सिग्नल जाता है तो उसके नतीजे में क्या होता है, आपका कार्डियो स्टिमुलेटरी सेंटर जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है जी, जब ये एक्टिवेशन होती है तो इसके नतीजे में क्या होता है, कॉम्पनसेटरी हार्ट रेट इंक्रीज। ठीक है जी, रेजिस्टेंस, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज, नेट रिजल्ट बीपी इंक्रीज। ठीक है, ताकि जो है ऑक्सीजनेशन हो सके और जो ऑक्सीजन का जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर, वो दोबारा से रिवाइव हो सके, ब्लड तेजी से लंग्स की तरफ जाए ताकि उसमें ऑक्सीजनेशन हो सके। अब बात समझ में आ गई? यस मैम। तो ये जो पूरा मैकेनिज्म है ना, मतलब इसके नतीजे में भी आपको हाइपरटेंशन होती है। अब अगर ये पेशेंट है, फॉर एग्जांपल उसको स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम है, अगर जब तक आप स्लीप एपनिया ठीक नहीं करेंगे उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा? कभी भी नहीं होगा। सो सेकेंडरी हाइपरटेंशन में फायदा क्या है कि अगर आपको मालूम है, नोन कॉज है, अगर उस कॉज को रिलीज कर देंगे तो आपका हाइपरटेंशन कंट्रोल हो जाएगा। दैट इज द रीजन व्हाई इट इज रिटन रिवर्सिबल। ये बात समझ में आई? यस मैम। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद फिर ये कि जो कुछ मेडिकेशंस हैं वो भी ब्लड प्रेशर बढ़ाती हैं, लाइक बर्थ कंट्रोल पिल्स हो गई, डाइटरी एड्स हो गए, स्टिमुलेंट्स हो गए, एंटी डिप्रेसेंट्स हो गए, इनके एडवर्स इफेक्ट्स में हाइपरटेंशन आता है। ठीक है जी, दैट इज द रीजन व्हाई इफ दीज ट्रीटमेंट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम योर नॉर्मल रूटीन, हाइपरटेंशन वापस चला जाएगा। हार्मोनल एबनॉर्मेलिटीज में जैसे डायबिटीज के फॉलोइंग हो जाता है, एल्डोस्टेरॉन जो है और जो है आपका एडीएच हो गया, इनके एबनॉर्मेलिटीज के नतीजे में हाइपरटेंशन हो सकता है। तो कुछ भी मतलब जो है प्रॉब्लम्स उनमें आ सकता है। एड्रीनल ग्लैंड हो गया, थायराइड की वजह से भी कोई, कहीं मैंने पढ़ा था, हाँ, थायराइड एबनॉर्मेलिटीज है। थायराइड एबनॉर्मेलिटीज का क्या है ये मैं बता देती हूँ आपको। यूजुअली थायराइड का काम क्या होता है कि आपका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है उसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, जब आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो उसके नतीजे में क्या होगा कि यूजुअली आपने नोट किया होगा, मैंने तो ये चीज नोटिस की है, अब पता नहीं हर ये नॉर्मल है या नहीं है मुझे नहीं मालूम। खाना खाने के बाद जब एकदम से आपका जो है वो थोड़ी देर के लिए जैसे गर्मी बढ़ जाती है, आपने नोट किया होगा, खाना खाने के बाद गर्मी ज्यादा लगती है, यूजुअली हम पंखा चला रहे होते हैं और थोड़ा सा रिलैक्स करने होते हैं, वरना पसीना आना शुरू हो जाता है। वो वजह उसकी ये है कि आपका खाना खाने के बाद आपका जो है ना मेटाबॉलिज्म एकदम से स्पीड अप होता है। थायराइड का चक्कर क्या है कि जो थायराइड हार्मोन गर्मियों में नहीं होता है, सर्दियों में होता है, ताकि आपके बेसल मेटाबॉलिक रेट को इनहेंस कर सके और आपकी बॉडी के अंदर गर्मी पैदा हो सके, ताकि आप सर्दियों को जो है वो कोप अप कर सके, जो ठंडा मौसम है उसको। लेकिन अगर इसमें अब नॉर्मेलिटीज हो जाती हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है, आपका कंटिन्यूसली जो मेटाबॉलिज्म है वो रेट बढ़ा रहता है और वो अल्टीमेटली आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है। ठीक है, जो थायराइड नॉर्मेलिटीज आपके ब्लड प्रेशर को काफी अफेक्ट कर रहे होते हैं। एओर्टा अगर प्रॉब्लम कर रहा है किसी भी लेवल पे, अगर एओर्टा में कंस्ट्रिक्शन आ गई है तो ऑब्वियसली वो इतनी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा ब्लड को कि ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और बैक प्रेशर पे आपका हार्ट डैमेज होने के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। यहां तक कोई चीज जो समझ में नहीं आई, प्लीज हाथ रेज करके मुझसे पूछ लीजिए। एनीबॉडी हु वांट्स टू आस्क एनीथिंग? आगे चले? यस मैम। ऑलराइट, ठीक है जी। अब आपके पास अदर टाइप ऑफ हाइपर, ये मेजर टू टाइप्स थी जो हमने डिस्कस की हाइपरटेंशन की, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब इसके बाद हमारे पास 2-3 और डिफरेंट टाइप्स हैं हाइपरटेंशन की जो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी हम डिस्कस करेंगे। रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन का मतलब क्या है कि मल्टीपल मेडिकेशन के बावजूद जो है हाइपरटेंशन कंट्रोल में नहीं आ रहा। ठीक है, 10% ऑफ पीपल जो है वो यूजुअली रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन के होते हैं। मल्टीपल मेडिकेशन देने के बाद, डायरेटिक्स वगैरह देने के बाद आखिरकार ये कंट्रोल में आ सकते हैं, लेकिन यूजुअली काफी क्लोज मॉनिटरिंग की जरूरत होती है इनको, क्योंकि इनको ट्रीटमेंट के बावजूद जो है ये यूजुअली जो है, अच्छा, बहुत दफा ये होता है कि आप एसेंशियल हाइपरटेंशन का पेशेंट समझ के ट्रीट कर रहे होते हैं, लेकिन वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन का होता है, तो यूजुअली उसमें आपका ये होता है कि चूंकि आपने डायग्नोसिस ही मिस कर दी है, आपको पता ही नहीं है कि ये सेकेंडरी था या प्राइमरी था, उसमें भी आपके कंट्रोल नहीं आते। अगर आपके सेकेंडरी कॉजेज हैं वो आपने रिमूव कर दिए और उसके बाद प्रॉपर 3-4 मेडिकेशन आपने दे दिए तो कंट्रोल हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो फिर ये रेजिस्टेंट की कैटेगरी में चला जाता है। Malignant hypertension is very high blood pressure that damages your organs. ठीक है जी,
इसमें यूजुअली आपका जो ब्लड प्रेशर है सिस्टोलिक जो है वो 180 प्लस हो जाता है, और 120/130 120 से 130 के दरमियान में डायस्टोलिक आ जाता है। ऑर्गन जो है वो मल्टीपल डैमेज होते हैं, और मल्टीपल डैमेज जो होता है ऑर्गन का, वो मैंने रीजन आपको पहले ही बता दिया था। कैपिलरी बेड इतना ज्यादा प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते, बर्स्ट हो जाते हैं, ऑर्गन्स को ऑक्सीजन सप्लाई या न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे होते हैं, जिसके नतीजे में ऑर्गन्स जो है वो डैमेज कर रहे होते हैं। मैलिग्नेंट की जो प्रिवेलेंस है वो ये 1 to 2 केसेस पर 1 लाख पेशेंट्स होता है, लेकिन जितने होते हैं वो खासे खतरनाक हो जाते हैं। हायर भी हो सकता है, डिपेंड करता है। अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ा सा वो भी है कि थोड़ी सी इसमें क्या कहना चाहिए, ये क्या होता है जो पीपल यानी समझ लें आपके रेसिस का भी एक इशू है कि मतलब रेशियल एक्टिविटी ज्यादा है, ब्लैक पीपल में ज्यादा मिलता है, और जो वाइट पीपल होते हैं उनके अंदर ये चीज कम मिल रही होती है। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन जो मेडिकल इमरजेंसी की कंडीशन है, और उसको इमरजेंसी वार्ड में ही ट्रीट किया जाता है। यूजुअली क्या सिम्टम्स होते हैं जिनकी बेस पर आपको पता चलता है कि जी ब्लड प्रेशर जो है वो शूट कर रहा है, वो ये कि पेशेंट को बहुत सिवियर हेडेक होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, अगर आप नोटिस करें तो पेशेंट की आंखें चढ़ जाती हैं। जो मैंने जो पर्सनली जो देखा हुआ है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। पेशेंट की आंखें चढ़ जाती है मतलब ये कि पुतलियां जो है वो हो जाती हैं, मतलब ऊपर की तरफ चली जाती हैं, और पेशेंट का जो वाइट एरिया है आईज का वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। पहली चीज ये होती है। अच्छा, आईज जो है वो बहुत ज्यादा रेड हो जाती हैं, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा होता है ना, तो आपकी जो आईज का जो कैपिलरी बेड है वो बहुत इनगोर्ज हो जाता है, बहुत ज्यादा रेडनेस आ जाती है, सारी कैपिलरीज बहुत वाजे और बहुत रेड हो रही होती है पूरे जिस्म पे। यूजुअली जो फेशियल कैपिलरीज हैं वो बहुत डायलेट हो जाती हैं, कान सुर्ख हो रहे होते हैं, चेहरे पे बहुत ज्यादा सुर्खी होती है, इवन लिप्स के ऊपर इतनी रेडनेस आ जाती है कि ऐसा लगता है कि अभी थोड़ी देर में लिप्स से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। अगर उस टाइम पे कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि कान से या नाक से ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है। मेंटल कंफ्यूजन होती है, पेशेंट को अपनी वेयर अबाउट्स का नहीं पता चल रहा होता है कि वो कहाँ है, टाइम स्पेस एंड पर्सन के अंदर उसकी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। अपना नाम नहीं बता सक रहा होता है, खुद कहाँ मौजूद है ये नहीं बता रहा होता है, टाइम क्या हुआ है वो नहीं बता पा रहा होता है कि सुबह है या शाम है। खौफ का एक कंडीशन होती है, चेहरे पे खौफ और परेशानी और बहुत ज्यादा एजिटेशन के मतलब एक्सप्रेशंस होते हैं। अगर इस टाइम पे ट्रीट ना किया जाए तो पेशेंट को झटके लगने शुरू हो जाते हैं, कन्वर्जेंस यानी फिट्स की एक कंडीशन है वो आती है शुरू में, और उसके बाद स्टूपर में चला जाता है पेशेंट। स्टूपर से मुराद क्या है कि पेशेंट जो है वो बेहोशी में चला जाता है। आप उसको रिस्पॉन्स मतलब आप उसको अगर किसी भी किस्म का स्टिमुलस दे रहे होते हैं तो उस पर वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता, थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स कर रहा होता है। स्टूपर और कोमा में जो फर्क है वो ये है कि जी कंप्लीट लॉस ऑफ रिस्पॉन्स है कोमा में, और अगर इस टाइम पे भी अगर ट्रीट हो गया, प्रॉपर ट्रीट हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। 12 to 48 आवर्स बहुत क्रूशियल होते हैं इस तरह के मरीजों के लिए, और अगर इस टाइम पे उनका ट्रीटमेंट हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर पेशेंट हाथ से निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन ओल्ड एज पीपल में हो रही होती है, ठीक है, या यूजुअली 15% एस्टिमेटेड पीपल हैं 60 इयर्स प्लस के जिनके अंदर आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन है, या खाली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, डायस्टोलिक 90 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के अंदर ही रहता है, और 140 अबव या उससे ज्यादा खाली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होता है। ठीक है जी, यूजुअली कहा यह जाता है कि ओल्ड एज में स्टिफनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स के नतीजे में इस तरह का ब्लड प्रेशर आ जाता है। ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन यूजुअली इसमें स्ट्रोक और हार्ट अटैक के चांसेस जो हैं वो ज्यादा होते हैं ओल्ड एज पीपल को एज कंपेयर टू किसी और बंदे के जिनको ये चीज नहीं हो रही है। अच्छा, यहाँ पे दो और बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जिनका आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी एंड हाइपरटेंसिव अर्जेंसी। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी इज वेरी हाई ब्लड प्रेशर विथ ऑर्गन डैमेज, जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था। हाइपरटेंसिव अर्जेंसी इज वेरी हाई ब्लड प्रेशर विदाउट ऑर्गन डैमेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो याद रखने की है, जो डिफरेंस है दोनों के दरमियान में वो ये है। ठीक है जी। अच्छा, ऑर्गन डैमेज के साथ जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि चेस्ट पेन, हेडेक, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिजीनेस एंड विजुअल चेंजेस आ रहे होते हैं। पेशेंट को ब्लड नजर आएगा, उसको चक्कर आ रहे होंगे, उसको सांस लेने में दुश्वारी हो रही होगी, वो अपना चेस्ट मसल रहा होगा बहुत बुरी तरह, सिवियर किस्म का उसको हेडेक हो रहा होगा, अपने सर को पीट रहा होगा बहुत बुरी तरह से, यानी ना साइड से ना मुक्के मारे होते हैं। लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, जो कि मैं अभी 2 मिनट पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर प्रॉपर टाइम पे इसको नहीं ट्रीट किया गया तो पेशेंट की डेथ हो सकती है कोमा के साथ। इसेंशियल ऑर्गन्स की डैमेज हो सकती है, इसमें किडनी डैमेज के चांसेस बहुत ज्यादा हैं।
ब्रेन के बहुत ज्यादा डैमेज के चांसेस हैं और उसके नतीजे में स्ट्रोक होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। हार्ट की अपनी ब्लड सप्लाई रुक जाती है जिसके नतीजे में पेशेंट को हार्ट अटैक भी आ सकता है और बहुत सिवियर किस्म का हार्ट अटैक आ सकता है। जो चेस्ट पेन हो रहा है वो यूजुअली इसी वजह से हो रहा है कि किसी भी जगह पे ब्लड वेसल जो है वो बहुत बुरी तरह से बंद हो गई है जिसके नतीजे में पेशेंट को चेस्ट में पेन हो रहा है और वो ऑब्वियसली हार्ट की स्टिफिंग हो रही है। कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारी हो सकती हैं इसमें कि बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर की वजह से आपके एओर्टा में बर्स्ट आ सकता है। एओर्टा की लंबे एओर्टा में ना एक लंबा कट आ जाता है। यूं आप देखो ये एओर्टा बनाया फॉर एग्जांपल मैंने, ठीक है, तो ये एओर्टा की जो वॉल है इसके अंदर लंबा सा कट आ जाता है, ठीक है। अब वो हाई प्रेशर की वजह से आता है तो आपकी जो आपकी जो एंडोथीलियम है चूंकि वो बहुत पतली है तो वो फट जाती है। जब फट जाती है तो जो मसल्स की जो लेयर है उसके दरमियान में खून भर जाता है और काफी खतरनाक सिचुएशन हो सकती है। ब्रेन के अंदर टीयर्स आ सकते हैं, ब्लड वेसल्स में ब्लड वेसल्स फट सकती हैं, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है ब्रेन के अंदर जो कि फिर ऑब्वियसली अल्टीमेटली स्ट्रोक की तरफ लेके जाएगी। सबसे ज्यादा खतरनाक वैसे हाइपरटेंशन की जो कॉम्प्लिकेशन है वो ब्रेन के अंदर ही आती है। सर का दर्द होना जो है वो इनिशियल साइन है और उसके बाद वो फिर आगे चीजें कंटिन्यू कर जाती हैं। 1 to 3% पीपल जो है उनमें हाइपरटेंशन होती है। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी हो सकती है लाइफ टाइम में उनके चांसेस हैं होने के। हाइपरटेंसिव अर्जेंसी विदाउट सिम्टम्स यूजुअली लेस देन 1% पेशेंट्स को होता है। अगर तो इसमें पेशेंट को टाइमली हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए और वो उस वक्त उसका मेडिकेशंस देके अगर आप 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल पे ले आते हैं तो पेशेंट की जिंदगी को खतरा नहीं रहेगा, पेशेंट बच जाएगा। तो ये दो टर्मिनोलॉजीज है, इनके दरमियान में फर्क रखना जरूरी है। आप लोगों को इमरजेंसी और अर्जेंसी का पता होना चाहिए। दोज हु हैव टू कंटिन्यू देयर करियर इन हॉस्पिटल फार्मेसी उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि यहाँ पे अर्जेंसी और इमरजेंसी के हवाले से ट्रीटमेंट्स जो हैं वो काफी रिक्वायर्ड होती हैं। रिस्क फैक्टर के हवाले से जब हम बात करते हैं कि जी हाइपरटेंशन का रिस्क फैक्टर क्या है तो we classify risk factor into two major classes, modifiable risk factor and non modifiable risk factors होते हैं। modifiable का मतलब क्या है कि आप इनको modify कर सकते हैं या आपके अपने अख्तियार में है, अगर आप इनको चाहें तो इनको चेंज कर सकते हैं, इसके नतीजे में आप अपने आप को कम रिस्क पे लेकर आ जाएंगे। लेकिन नॉन मॉडिफाइबल जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो आपके कंट्रोल से बाहर हैं, आप उनके साथ कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब इट हैज टू गो लाइक दैट। तो उसमें आपके पास जो मॉडिफाइबल है उसमें डाइट, सॉल्ट कंजम्पशन, ट्रांस एंड सैचुरेटेड फैट्स का लेना, फ्रूट कम लेना, वेजिटेबल्स बिल्कुल ना लेना, फिजिकल इनएक्टिविटी, टोबैको, अल्कोहल और ओवरवेट या ओबीज होना, ये आपके जो है वो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं। इन सब पे कंट्रोल किया जा सकता है। अगर ये तमाम पे कंट्रोल हो जाता है तो ऑब्वियसली जो आपका रिस्क है वो बहुत ज्यादा गिर जाएगा। नॉन मॉडिफाइबल में आपके पास अगर पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है, से फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैंने बताया ननियाल ददियाल या माँ बाप दोनों जो हैं वो अफेक्टेड हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं उसमें आपके इख्तियार से बाहर की चीजें कि आपको हाइपरटेंशन नहीं होगा। 65 प्लस एज पे यूजुअली तमाम लोगों को हो जाता है। अगर डायबिटीज या किडनी का प्रॉब्लम है तो हाइपरटेंशन सेकेंडरी होगा लेकिन हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये फिर नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, इनका आप कुछ नहीं कर सकते, आपके इख्तियार से बाहर की चीज है। कॉमन सिम्टम्स है यूजुअली जैसे मैंने बताया, हेडेक है, नोज ब्लीड है, हार्ट के रिदम्स चेंज हो जाते हैं, आंखों में मतलब दर्द भी होता है, आंखें फूली फूली भी महसूस होती हैं और उसके बाद अगर बहुत ज्यादा हो रहा हो तो ब्लरी विजन हो जाता है। कानों के अंदर कंटिन्यूसली जो है वो बजिंग साउंड आ रही होती है, ये भी हाइपरटेंशन की अलामत में आता है। अगर बहुत सीवियर हाइपरटेंशन है तो थकन, उल्टी, नौजिया होना, कंफ्यूजन रहना, बहुत परेशानी का एहसास रहना, सीने में दर्द होना, कभी कभी मसल्स के अंदर जो है ट्विचिंग होना, ये आपको तमाम चीजें मिलेंगी अगर बहुत सीवियर हाइपरटेंशन है और कंट्रोल से बाहर हो रहा है। ऑब्वियसली आपके इसका जो बेस्ट हल है वो यही है कि आप प्रॉपर तरीके से किसी भी कार्डियक स्पेशलिस्ट के पास जाके और उसका प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट कराएं क्योंकि अगर वो नहीं कराएंगे तो चीजें हाथ से बाहर निकल जाएंगी। कॉम्प्लिकेशंस में अगर आप देखते हैं तो हार्ट को, आर्टरीज को डैमेज बहुत ज्यादा होता है और उसके अलावा हार्ट अटैक होने के, हार्ट फेलियर होने के चांसेस, एरिथमिया होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और हाइपरटेंशन आगे जाके हार्ट अटैक्स कॉज कर सकती है, स्ट्रोक कॉज कर सकती है और किडनी को बुरी तरह से डैमेज कर सकती है। दिस वाज ऑल अबाउट हाइपरटेंशन। एनी क्वेश्चंस इफ देयर आर एनी, आस्क मी। हाँ जी, एनी क्वेश्चंस?
मैम आपने एक चीज बोली थी ना कि ये व्हाइट पीपल में जरा कम होता है लेकिन ब्लैक में ज्यादा होती है हाइपरटेंशन, तो ऐसा क्यों है? बेटा रेशियल है ये, मतलब वो वही वाली बात है जो फैमिली हिस्ट्री की वाली बात है कि यूजुअली जैसे यहाँ पे हमने कहा ना नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, तो मतलब ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है। मतलब कुछ डिजीजेज हैं जो कि किसी रेस में ज्यादा हैं, कुछ डिजीजेज हैं जो किसी रेस में ज्यादा हैं। तो जो अभी तक, अच्छा हम बेसिकली रीजन नहीं यूजुअली निकाल पा रहे होते हैं, हम सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि आपको कौन सी रेस में ज्यादा चीजें मिल रही हैं, जो कि आपने किसी ने रिसर्च की होगी, देखा होगा, उनको ज्यादा मिल गया। अब आगे जाके हमने ये चीज नहीं देखी कि ये ऐसा जो है वो कंटिन्यूसली हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स के ब्लैक पीपल में हाइपरटेंशन ज्यादा होती है, व्हाइट में नहीं होती, ऐसा नहीं देखा अभी तक किसी ने। लेकिन अब आजकल जो हालात हैं, जितना लोगों को हाइपरटेंशन हो रहा है, मुझे तो लगता है ये डिस्क्रिमिनेशन भी अब खत्म हो चुकी होगी, हर किसी को ही हो रहा है। मतलब आप जिसको उठा के पूछो उसको हाइपरटेंशन हुई होती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब वो ब्लैक एंड व्हाइट की कोई रह गई होगी डिफरेंस, लेकिन वो वही वाली बात है कि उस वक्त उन्होंने जो मतलब जो डेमोग्राफी सर्च की होगी उसमें ब्लैक पीपल में ज्यादा आया होगा व्हाइट पीपल के मुकाबले में, इस वजह से उन्होंने ये चीज बोल दी कि ब्लैक में होने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन उसमें भी अगेन पॉजिटिव और जेनेटिक फैक्टर जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। सही है, जेनेटिक फैक्टर है वैसे। ओके मैम। कोई और क्वेश्चन? मैम आपने कहा ये डायबिटिक और किडनी डिजीज वाले पेशेंट को ज्यादा होती है जी हाइपरटेंशन, जी। तो और डिजीज वालों को नहीं होगी? मतलब वही वाली बात जैसे मैंने कहा ना कि अभी रिसेंटली रिसर्च में यही चीजें निकली है कि इनके पेशेंट्स को ज्यादा होता है और कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, फ्लूइड डिसबैलेंस एक्चुअली बहुत ज्यादा हुआ होता है ना इन दोनों डिजीजेस में, उसकी वजह से हाइपरटेंशन। क्योंकि वही वाली बात है, हाइपरटेंशन का मतलब क्या है? फ्लूइड ओवरलोड। अगर आपके ब्लड वेसल्स में सर्कुलेशन में फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है, वो कोई भी रीजन हो सकता है, अब वो लिवर की डिजीज हो उसमें भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो चांसेस हैं वो डायबिटीज और किडनी डिजीज में है कि वो फ्लूइड ओवरलोड बहुत कराता है। तो जब बॉडी में फ्लूइड ओवरलोड होगा तो उसके नतीजे में हाइपरटेंशन होगी। इस तरह से हम उसको कोरिलेट कर रहे होते हैं। ठीक है? यस मैम, यस मैम। और कोई क्वेश्चन? यहाँ कोई मैसेज आया हुआ है गेस, मैं देखती हूँ। मैं इसको शेयरिंग स्टॉप करके मैसेज पढ़ती हूँ जरा, मुझे लग रहा है कि किसी ने मैसेज भेजा है। हाँ जी, मैसेज है, क्या है? कैन स्ट्रेस लीड टू हाइपरटेंशन? हाँ जी बिल्कुल, स्ट्रेस हाइपरटेंशन को लीड करता है, बिल्कुल करता है। और अगेन उसकी वजह क्या है? वो भी इस तरह से है कि आप जब स्ट्रेसफुल होते हैं तो आपका जो कॉर्टिसोल लेवल है वो बढ़ता है। ठीक है, जब कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है तो वो काफी सारी चीजें कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, उसमें फिर जाके आपके जो है वो हाइपरटेंशन हो सकती है इन द लॉन्ग रन। फॉरन नहीं होती लेकिन हो जाती है। स्ट्रेस वैसे ज्यादातर डायबिटीज को प्राइमरीली लीड करता है। अगेन फिर डायबिटीज के बाद फिर स्ट्रेस हाइपरटेंशन हो सकता है बिल्कुल। एनी अदर क्वेश्चन? ये सैयद नकी हसन आपने बोला है रिपीट कर दें, क्या रिपीट करना है बेटा? नकी हसन, क्या रिपीट करना है बेटा, बताओ। नो रिस्पॉन्स। अच्छा चलो इस चीज को, कोई और सवाल है? अगर कोई सवाल नहीं है तो हैंड रेस कीजिए ताकि फिर हम मीटिंग एंड कर दें। सिर्फ 2 बच्चे कह रहे हैं कि सवाल नहीं है। ओके, सो आई थिंक फिर हम इसको मीटिंग को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। अल्लाह हाफिज। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।